दोस्तों नमस्ते। आज हम जीवन के लिए स्वच्छ पानी और हवा वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये पर्यावरण टेट एग्ज़ाम के लिए है, जो आप किसी भी राज्य की टेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो जल क्या है? जल एक अकार्बनिक तत्व है ना। क्या पढ़ रहे हैं अपन? जल। जल क्या है? अकार्बनिक तत्व है ना। जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको आप कॉपी में नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आप याद करने में भी क्या है ना आसानी हो जाएगी। यह केवल एक स्रोत नहीं बल्कि जीवन का आधार है ना। ये एक स्रोत ही नहीं, क्या है ये? जीवन का आधार है। इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में भी इसका उपयोग संभव हो सके। और इसका क्या करना चाहिए? संरक्षण और सुरक्षा आवश्यक है, ताकि मतलब भविष्य में इसका उपयोग संभव हो सके ना। स्वच्छ जल का महत्व क्या है? यह न केवल जीवन के लिए आवश्यक बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और विकास में भी इसका अहमियत है ना। यह केवल जीवन के लिए नहीं, ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। जल का विभिन्न क्षेत्रों में महत्व। तो स्वच्छ जल पीने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसा हैजा, डायरिया और टाइफाइड। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ना। जो स्वच्छ जल है इसको पीने से हमारे शरीर में ऐसी बीमारियों का खतरा नहीं होगा। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा? हैजा, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ हो सकती है। इसलिए हमें स्वच्छ जल पीने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। पर्यावरण। तो साफ जल पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहता है। साफ जल से क्या होता है? पारिस्थितिक भी संतुलित रहता है। यह जीव जंतुओं को और वनस्पतियों के जीवन के लिए भी आवश्यक है। यह जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए आवश्यक है। उसके बाद कृषि में स्वच्छ जल का उपयोग फसल उत्पादन को बढ़ाता है ना। जब कृषि में भी स्वच्छ जल क्या करता है? फसल उत्पादन को, जिसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आर्थिक के बारे में पढ़ेंगे तो आर्थिक क्या है? आर्थिक स्वच्छ जल स्रोतों के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती है, जिसमें रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है ना। ये आर्थिक स्वच्छ जल के बारे में है। आर्थिक मतलब अपने जीवन में क्या करेंगे? अगर हम जल स्रोतों के माध्यम से गतिविधियां बढ़ती है, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती है, तो रोजगार और आर्थिक विकास में भी क्या होगा? वृद्धि होगी। इसके बाद सामाजिक कल्याण। जल की उचित उपलब्धता से जीवन स्तर में सुधार आता है ना। उचित उपलब्धता से क्या होता है? जीवन में सुधार आता है, जिसमें समाज में समानता और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मृदा स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे तो स्वच्छ जल मृदा की प्रकृति को अनुकूल बनाए रखता है। साफ पानी क्या मृदा की क्या करता है? प्रकृति को क्या अनुकूल बनाए रखता है एवं उसमें उपस्थित पोषक पदार्थों को पोषित करने का कार्य करता है। उसमें जो भी उपस्थित पोषक पदार्थ होते हैं उनको पोषित करने का कार्य करता है। मानव शरीर के जीव द्रव्य में लगभग 90% जल पाया जाता है। मानव शरीर के जीव द्रव्य में लगभग कितना? 90% जल पाया जाता है, तथा लगभग समस्त जैविक क्रियाएं, पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण आदि प्रमुख घटक होता है ना। हमारे शरीर में क्या है? मानव शरीर में जल के बिना कोई भी काम हो ही नहीं सकता है ना। अगर हम खाना खाएंगे और पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? हमारा भोजन पचेगा नहीं, है ना। तो जैविक क्रियाएं जो भी होती है हमारे शरीर में, पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण, ये सभी जल के माध्यम से ही घटित होती है ना। तो इसलिए जल में, जीव द्रव्य में भी लगभग 90% जल पाया जाता है। विद्युत उत्पादन में भी जल का महत्वपूर्ण है ना। ऊर्जा के स्रोत में जल विद्युत ऊर्जा का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है जल का विद्युत के उत्पादन में। आस्था का केंद्र। तो भारतीय संस्कृति में जल की पूजा परंपरा रही है। गंगा या नर्मदा जैसी नदियों के जल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है ना। इस कहने का मतलब है कि जल के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। जल कैसा है? तत्व है तो एक अकार्बनिक तत्व है। और यह स्वच्छ जल का महत्व में हमारे जीवन में क्या इसका महत्व है? जल में विभिन्न क्षेत्रों में महत्व। स्वास्थ्य में, पर्यावरण में, कृषि में, आर्थिक सामाजिक कल्याण, मृदा स्वास्थ्य, मानव शरीर, विद्युत उत्पादन और आस्था का केंद्र। आस्था का केंद्र मतलब भारत की संस्कृति में जल की क्या की जाती है? पूजा की जाती है ना। तो इसको पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो ये आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है ना। तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी, है ना। जो भी है वो आपको बताया मैंने। उसके बाद दो पॉइंट और बचे, इसके तो पढ़ लेते हैं। खेल प्रतियोगिता। तो खेल प्रतियोगिता में जल का प्रयोग विभिन्न खेल प्रतियोगिता जैसे तैराकी, नौकायान, कायाकिंग, केनाइंग आदि के आयोजन के लिए खेल का उपयोग में किया जाता है। तैराकी में नौकायान, कायाकिंग, केनोइंग आदि के आयोजन के लिए भी किया जाता है। इसके बाद विशाल जनसंख्या हेतु जलापूर्ति, है ना। तो भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। इस जनसंख्या की दैनिक आवश्यकताओं जैसे पेयजल, घरेलू उपयोग आदि के लिए जल का प्रयोग होता है ना। तो जल वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रश्न आएगा कि जल कैसा तत्व है? तो जल एक अकार्बनिक तत्व है ना। आगे बढ़ते हैं, अब वायु वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं हम। इसके बाद वायु क्या है? तो एक गैसीय मिश्रण है। वायु सभी गैसों का क्या है? मिश्रण है ना। जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है, वायु मतलब हवा, सभी गैसों का क्या है? मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मतलब 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑर्गन 0.93% शामिल है ना। ये सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है ना। सभी गैसों का क्या है? मिश्रण है। सबसे ज़्यादा 78, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% है ना। वायु जीवन के लिए आवश्यक है। कैसी है? आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन शोषण में मदद करती है
नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वायु, मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है, जिसमें प्राकृतिक संतुलन बना रहता है ना। तो ये वायुमंडल क्या है, गैसीय मिश्रण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑर्गन 0.93% है ना। तो ये हमारे वायुमंडल के बारे में पढ़ा हमने, वायु के बारे में पढ़ा है ना। ये ऑक्सीजन शोषण में मदद करती है। जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या मदद करती है, सांस लेने में। और नाइट्रोजन जो क्या काम करता है, पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा वायु, मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है और प्राकृतिक संतुलन क्या रहता है, बना रहता है। इसके बाद स्वच्छ वायु का महत्व क्या है। स्वच्छ वायु श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखती है। यह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य फेफड़ों की बीमारियों से बचाने में मदद करती है ना। स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ वायु का महत्व क्या है, हमारे श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखती है ना। उसके बाद अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य फेफड़ों की बीमारियों से बचाने में मदद करती है। जीवन गुणवत्ता है ना, साफ हवा में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता में वृद्धि होती है ना। उसके बाद पर्यावरण, स्वच्छ वायु पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती है। स्वच्छ वायु क्या करती है, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती है, जिससे वनस्पतियों और जीवों का जीवन सुरक्षित रहता है। जलवायु परिवर्तन, तो वायु प्रदूषण को कम करने से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम करने के से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी रोका जा सकता है, जिससे गर्मी, बर्फबारी और मौसम के पैटर्न बदलाव। आर्थिक विकास में स्वच्छ वायु स्वास्थ्य देखभाल के खर्च को कम करती है और श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाती है और आर्थिक विकास में सहायक होती है। वाणिज्य उपयोग, वायु का उपयोग खाद्य परीक्षण हेतु भी किया जाता है, जैसे चिप्स, पेय पदार्थ आदि। हमने पहले जल का टॉपिक कंप्लीट किया, फिर वायु पढ़ा, उसके बाद स्थानीय मौसम के बारे में पढ़ेंगे है ना। आज हम स्थानीय मौसम और जल चक्र एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्थानीय मौसम क्या है, तो स्थानीय मौसम किसी क्षेत्र विशेष में कुछ समय के लिए मौसमी परिस्थितियों का वितरण है ना। स्थानीय मौसम क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में कुछ समय के लिए मौसम में परिस्थितियों का वितरण, जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु गति। यह मौसम पैटर्न भौगोलिक स्थिति, जलवायु और मौसमी बदलाव को प्रभावित करता है। स्थानीय मौसम का ज्ञान फसल पैटर्न निर्माण और गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करता है। मौसम पूर्वानुमान से लोग सतर्क रह सकते हैं और आवश्यक उपाय कर सकते हैं। तो इसकी है ना, ये आज यहीं तक देखेंगे हम। स्थानीय मौसम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में कल पढ़ेंगे। उसके बाद जलवायु पढ़ेंगे, जल चक्र पढ़ेंगे, जल चक्र का महत्व क्या है, जलवायु परिवर्तन कैसे होती है, और इसके बाद हम जल की स्रोत पढ़ेंगे। तो ये सब टॉपिक हम कल की क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं हमारी क्लास को। चलो ठीक है, धन्यवाद।